Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 3rd of class 8th. The name of the chapter is coal and petroleum. Coal and petroleum यानी कि पेट्रोल, डीजल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और सीएनजी, एलपीजी, इन सब चीज़ों का यूज़ हम किसी ना किसी तरीके से अपनी डेली लाइफ में करते हैं या अदर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इनका यूज़ होता है। और अगर ये चीज़ें ना हो तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो देखते हैं इसका किस तरीके से ये कैसे बनते हैं, कहाँ से हमें ये मिलते हैं। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस कुछ मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो नेचर से हमें मिलते हैं, यानी कि प्रकृति से हमें मिलते हैं और हम डिपेंड हैं इस पर डेली हमें एवरीडे हम डिपेंडेड हैं इन सब फ्यूल्स पर। तो ये जो दीज आर कॉल्ड फॉसिल्स फ्यूल्स, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? फॉसिल्स फ्यूल्स इनको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये किससे बनते हैं? हजारों मिलियनों साल पहले प्लांट्स और एनिमल्स जब ब्यूरिड हो गए थे, दफना दिए गए थे, तो उसके बाद जो उनके रिमेन्स रह गए यानी कि अवशेष जो उनके रह गए थे, उनसे ही फॉसिल्स फ्यूल्स बनते हैं। और फॉसिल्स फ्यूल्स हाइड्रोकार्बन्स के बने हुए होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स किसके कंपाउंड होते हैं? हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स ये होते हैं। जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जाते हैं तो यानी कि जलाए जाते हैं तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है हीट और लाइट की फॉर्म में। यानी कि हीट और लाइट हमें कब मिलेगी? जब ये फ्यूल्स बर्न होंगे यानी कि जलाए जाएंगे। तो इस एनर्जी का यूज़ घरों में खाना बनाने में, गर्म करने में, हीटिंग में, इंडस्ट्रीज में भी सामान वगैरह बनाने में, व्हीकल्स के चलने में भी इनका यूज़ किया जाता है। और जब ये जलते हैं तो कार्बन कंबाइंस होती है ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन के जलने से, और कार्बन जब कार्बन जलते हैं, जलने का मतलब यानी कि जब ऑक्सीजन से मिलते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है। तो सिंस फॉसिल्स फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल, कुछ फॉसिल्स फ्यूल्स क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं, यानी कि दोबारा से वो नहीं बनाए जा सकते, यानी कि उनकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और इवन एक्चुअली रन आउट, यानी कि एक टाइम ऐसा होगा कि वो खत्म भी हो जाएगी। इसलिए हमें इसके सेविंग और यूजिंग बहुत ही केयरफुली करनी चाहिए। तो कैलोरिक वैल्यूज, कुछ फ्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी कैलोरिक वैल्यूज होती है। कैलोरिक वैल्यूज का मतलब होता है 1 ग्राम में कितनी कैलोरी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो। तो वुड पर ग्राम के अकॉर्डिंग है ये 16 से 22 कैलोरी पर जूल। जूल ये कैलोरीफिक कैलोरी है इसकी। कोल की 25 से 33, चारकोल की 30 से 32, बायोगैस की 35 to 40, डीजल की 45, पेट्रोल 47, एलपीजी 50, मीथेन 55 और हाइड्रोजन गैस की 150 इसकी कैलोरिक वैल्यू है। ठीक है। तो गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो ऑल फ्यूल्स इक्वली अच्छे नहीं होते। जरूरी नहीं है कि ये फ्यूल्स है तो ये सभी अच्छे होंगे। तो हर किसी के अपना अपना एक लेवल होता है, अपना अपना कैरेक्टर होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई फ्यूल फायर को कैच कर सकता है, वो मिनिमम टेम्परेचर, उसको इग्निशन टेम्परेचर इसको बोला जाता है। तो एक अच्छा फ्यूल वो नहीं है जिसका टेम्परेचर लो है या बहुत ज़्यादा हाई उसका इग्निशन टेम्परेचर है, तो वो एक अच्छा फ्यूल नहीं माना जाता है। जैसे कि एलपीजी एक बहुत ही लो इग्निशन टेम्परेचर है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से, इसको केयरफुली इसको पकड़ना चाहिए, केयरफुली इसको हैंडल करना चाहिए। किसको? एलपीजी को। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जब फ्यूल के 1 ग्राम अमाउंट को जलाया जाता है तो जितनी कैलोरी उसके जलने से जो हीट रिलीज होती है, उसका जो अमाउंट होता है, हीट रिलीज होने का अमाउंट, यानी कि जलने से, फ्यूल के जलने से जो हीट का अमाउंट रिलीज होता है वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू होती है। कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी फ्यूल उतना ही ज़्यादा यूजफुल होगा। यानी कि समझ लीजिए कि हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाला है, लगभग 150 kg पर जूल इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। 1 कैलोरी का मतलब कितने जूल होता है? 4.186668 जूल होती है। मतलब जैसे बोलते हैं ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या 1 मिनट में 60 सेकंड, तो सेम इस तरीके से 1 कैलोरी में 4.1868 जूल होते हैं। अवेलेबिलिटी क्या होती है? एक गुड फ्यूल इजीली अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि कोल जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिलता है, जबकि नेचुरल गैसेस असम और गुजरात में अवेलेबल है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, हम इन फ्यूल्स वगैरह को किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं और कैसे हम उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो गुड फ्यूल्स को सेव करना
हम सेव कर सकते हैं, सेफली हम उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं बहुत ही कम कीमत पर। उसके लिए क्या होता है, पेट्रोल और नेचुरल गैसेस जो होती हैं वो पाइपलाइंस की हेल्प से मूव करती हैं, जबकि जो कोयल होती है वो ट्रेन और ट्रक से उसको भेजी जाती है कोयल को। ठीक है, पोल्यूशन से क्या मतलब है इसका, तो एक बढ़िया वाला फ्यूल्स जो होता है हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि जो बढ़िया नहीं है वही हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करेगा, या धुआं स्मोक जब उसे जलाएंगे तब वो प्रोड्यूस करेगा, यानी कि धुआं वगैरह निकालेगा जो अच्छा फ्यूल नहीं होगा। जैसे कि सीएनजी है, इसको एक अच्छा फ्यूल माना जाता है कोल या पेट्रोल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जो इसका जो एयर पोल्यूशन है सीएनजी का वो पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में कम है। तो एनर्जी का जो सोर्स होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सेलेक्ट करना कि हमें कौन सा एनर्जी का सोर्स चाहिए। तो सोर्स जो कि हमें हार्मफुल गैसेस और इसको जिसकी वजह से स्मोक और जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, हमें ऐसे सोर्सेज नहीं लेने चाहिए। हमें ऐसे फ्यूल्स को तो बल्कि हमें अवॉइड कर देना चाहिए जिनसे एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, कोल और डीजल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसलिए क्योंकि इनके अंदर जहरीली गैसें होती हैं, हार्मफुल ऑक्साइड्स होते हैं। ऑक्साइड्स मतलब जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो ओजोन वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनाते हैं, मतलब ऑक्साइड्स वो बना देते हैं, जो कि फिर क्या होता है ह्यूमंस के अंदर सीरियस डिजीजेज स्प्रेड हो जाती है अगर वो इस तरीके से ऑक्साइड्स बनाएंगे या जहरीली गैसें वो बनाएंगे। और वो नेचर को भी डैमेज करती है। नेचर को कैसे डैमेज करेगी? एसिड रेन की हेल्प से। एसिड रेन क्या होती है? जब सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है तो वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड NO2 की भी जब वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है तो नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि बहुत खतरनाक वाले एसिड्स होते हैं, और जब उसकी रेन होती है एसिड्स की, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की जब रेन हो जाती है, बारिश होती है, तब उसको एसिड रेन बोला जाता है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और स्मोक इन सब की वजह से होता है, कोल डीजल की वजह से। ठीक है, तो बायोगैस क्या है? एयर पोल्यूशन नहीं करती। जो इनके मुकाबले जो बायोगैस होती है वो एयर पोल्यूशन नहीं करती है, इसलिए जो बायोगैस का यूज है वो हमें डेली करना चाहिए। बहुत सारे शहरों में तो बस और ऑटो में एलपीजी ही यूज की जाती है। एनर्जी के सोर्स कौन से होते हैं? एक होता है एक्सहॉस्टिबल सोर्सेज और एक होता है इनएक्सहॉस्टिबल सोर्सेज। एक्सहॉस्टिबल सोर्सेज क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और इनएक्सहॉस्टिबल सोर्सेज क्या होता है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, टिडल एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी होते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं एक्सहॉस्टिबल सोर्सेज। तो एनर्जी के कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो कि एक बार ही यूज करे जा सकते हैं, उन्हें एक्सहॉस्टिबल सोर्सेज बोला जाता है एनर्जी का। जैसे कि कोल, डीजल, नेचुरल गैसेज, एक बार अगर हमने उन्हें कंज्यूम कर लिया तो दोबारा से हम उनको यूज नहीं कर सकते। इन सोर्सेज को फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं क्योंकि ये कहां से आते हैं? एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन से वो आते हैं। ठीक है, यानी बहुत पहले मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जो उनके जो रिमेन्स रह गए हैं उनसे वो फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इन एक्सहॉस्टिबल सोर्सेज, तो एनर्जी के कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको रिपीटेड किया जा सकता है। ठीक है, बिना उनके खत्म हुए भी उनको रिपीटेड किया जा सकता है, इसलिए उन्हें इनएक्सहॉस्टिबल सोर्सेज एनर्जी का कहा जाता है। और ये दे आर अवेलेबल इन एबंडेंस, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ये अवेलेबल है, जैसे कि सोलर, विंड, टिडल, जियोथर्मल एंड हाइड्रो एनर्जी। और इनका सबसे बड़ी एडवांटेजेस क्या है कि ये पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करते, सबसे बढ़िया एडवांटेज इसकी ये है ना। लेकिन फिर भी इनको यूज करना मुश्किल है क्योंकि इनको यूज करने के लिए हमें कुछ एडवांस टेक्निक्स हमें होनी चाहिए हमारे पास, जिससे कि हम उनका इफेक्टिव तरीके से यूज कर सकें। लेकिन अभी हमारे पास उतनी अच्छी जो टेक्निक्स है वो नहीं है। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, कितने टाइप्स होते हैं अब हमें पता चल चुका है कि हम फ्यूल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं, तो अब हमें पता चल चुका है कि फ्यूल्स को भी डिवाइड किया जा सकता है, फ्यूल्स को डिफरेंट वेज में क्लासिफाइड किया जा सकता है ना। फर्स्ट है इसका फिजिकल स्टेट्स। जो फ्यूल्स की फिजिकल स्टेट्स कैसी होती है? 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड फॉर्म्स में कौन सी फ्यूल्स होती हैं? तो कुछ फ्यूल्स सॉलिड स्टेट्स में होती है जैसे कि वुड, कोल, ड्राइड काउ डंग केक्स, जैसे कि गोबर उपले होते हैं गोबर के, उसको बोला जाता है। और ब्रिक्विट्स उसको बोला जाता है जब से गन्ने के छिलके में से जब जूस निकाल दिया जाता है गन्नों के अंदर से, तो उसका जो चीज़ बच जाती है लास्ट में उसको बोला जाता है ब्रिक्विट्स। और चारकोल, वैक्स, सॉडस्ट, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं फ्यूल्स। लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से फ्यूल्स होते हैं? तो लिक्विड फ्यूल्स के एग्जाम्पल है पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, एल्कोहल, लिक्विफाइड हाइड्रोजन और
टर्पेंटाइन ऑयल, ये लिक्विड फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। गैसेस कौन सी होती हैं फ्यूल्स की? तो गैसेस फ्यूल्स नेचुरल गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी होती है, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन गैस और एसिटाइलिन और वाटर गैस। वाटर गैस यानी कि H2+CO, ये गैसेस के एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल में। कैसे ऑक्यूरेंस मतलब कैसे मिलते कैसे हैं ये हमें? तो ऑक्यूरेंस के अकॉर्डिंग फ्यूल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल फ्यूल्स और प्रोसेस्ड फ्यूल्स। तो नेचुरल फ्यूल्स क्या होते हैं? वो फ्यूल्स जो कि डायरेक्टली हम उसको यूज करते हैं नेचुरल से, है ना, डायरेक्टली हम नेचर से जिसको हम ले सकते हैं उनको नेचुरल फ्यूल्स बोला जाता है। प्राइमरी फ्यूल्स और टर्म नेचुरल फ्यूल्स भी उनको बोला जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि वुड, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एनिमल डंग, बायोगैस, क्रॉप रेजिड्यूज जो क्रॉप्स के जो रेजिडेंट्स जो मतलब अवशेष जो बेकार सी चीजें बच जाती है क्रॉप्स की, उनको बोला जाता है। प्रोसेस्ड फ्यूल्स क्या होता है? नेचुरल फ्यूल्स जो कि बहुत सारे केमिकल और फिजिकल ट्रीटमेंट्स के बाद जिसका हम यूज करते हैं उसको प्रोसेस्ड फ्यूल्स या बोला जाता है, या फिर सेकेंडरी फ्यूल्स उनको बोला जाता है, जैसे कि कोल, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कोल, गैस, etc। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स में क्या है? द वर्ड फॉसिल फ्यूल्स किसके लिए यूज किया जाता है? एनर्जी सोर्सेज के लिए यूज किया जाता है। जो कैसे बने हैं ये फॉसिल फ्यूल्स, कैसे बने हैं? डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म के ओरिजिनेटेड से हुए हैं। मतलब डेड प्लांट्स और जो प्लांट्स और एनिमल्स जब वे डेड हो गए, मर गए, तो उसके बाद कार्बोनिफेरस एक पीरियड है, कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम में जब ये हजारों साल पहले, 362 मिलियन ईयर्स पहले कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम पर जब प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह जब डेड हो गए थे, उस टाइम पर ये हमें मिले हैं। तो ऐसे फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल्स मिले। फॉसिल्स का मतलब ही ये होता है कि डेड एनिमल प्लांट्स के रेजिड्यू। इस टाइम की वजह से जो लैंड सरफेस, इस टाइम में क्या हुआ था, जो लैंड सरफेस थी वो दलदली थी, किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्न्स, ट्रीज, अदर लार्ज प्लांट से वो स्वैम्प थी, है ना, स्वैम्प्स थी और कवर्ड थी वो। जब ये सब मर गए, ये सारी चीजें जब वो डाइड हो गए, तब उनके जो रिमेन्स बचे वो मार्शेस और ओशियंस के बॉटम में फिर वो कलेक्ट हो गए। जब ये सब चीजें डेड हो गई तो फिर वो ओशियंस और मार्शेस के अंदर जो बॉटम है, नीचे तली में, वो इकट्ठा हो गए। फिर इन स्पंजी लेयर्स बन गई जिसको पीट बोला गया। फिर वो पीट की फॉर्म में बन गई है, ये सब चीजें फिर पीट की फॉर्म में बन गए। और फिर बहुत सालों बाद ये पीट भी किसमें बिल्ड हो गया? मड और क्ले, सैंड और मिनरल्स में ये कन्वर्ट हो गया। और फिर बहुत हीट और प्रेशर के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये सेडिमेंट्री रॉक्स और इवेंचुअली फॉसिल फ्यूल्स में ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद फ्यूल के ये जो टाइप था, ये डिपेंड करता है कि अब हमें कौन सा फ्यूल मिलेगा। इतने सारे प्रोसेस के बाद कौन सा फ्यूल मिलेगा? तो ये नेचर के ऑर्गेनिक, किस टाइप का ऑर्गेनिक मैटर है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, है ना। अगर ये बहुत समय से ब्यूरिड है और मतलब कैसे उस नेचर से मतलब है, ऑर्गेनिक मैटर की नेचर से मतलब है कि उसको कितना ज़्यादा प्रेशर, टेम्परेचर दिया गया है और कब से ये ब्यूरिड है, मतलब कब से ये दबा हुआ है। इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि फ्यूल कैसा बनेगा। तो इस तरीके से 3 मेन फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोल मतलब कोयला। कोयला कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट्स, फर्न्स और ट्रीज जब ये ब्यूरिड हो गए थे, दफना दिए गए थे, मतलब दब गए थे, तब फिर वो बहुत हार्ड हो गए थे। किसकी वजह से? हीट और प्रेशर की वजह से। ऑयल हमें कैसे मिला? टिनी सी ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांक्टन और एल्गी से ये हमें मिला है। और ये जब ये बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर पड़ा, किसके ऊपर प्रेशर पड़ा? सी ऑर्गेनिज्म, टिनी सी ऑर्गेनिज्म मतलब जो सी के अंदर जो बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्लैंकटन और एल्गी के जब ये सारे ये सब चीज़ों के ऊपर जब बहुत सारा प्रेशर वगैरह पड़ा, तब हमें ऑयल मिला। नेचुरल गैसेस कैसे बनी? नेचुरल गैसेस भी इसी प्रोसेस से बनी जैसे कि ऑयल से बनी, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इसको हीट और प्रेशर इसको दिया गया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसका डिकम्पोजिशन, मतलब उतना ही ज़्यादा फिर इसका डिकम्पोजिशन हुआ। पेट्रोलियम कैसे मिला? क्रूड पेट्रोलियम यानी कि कच्चा पेट्रोलियम। कच्चा पेट्रोलियम एक ऐसा मोटा सा मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि एनिमल्स और प्लांट्स के क्रिएट होने से बनते हैं, वो भी हजारों मिलियनों साल समुद्र में रहने के बाद। जब
ये सी और ये जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं, मैरीन के एनिमल्स और प्लांट्स, ये क्रिएट होते हैं हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर की फॉर्म में, इसको क्रूड पेट्रोलियम बोला जाता है। और जब फिर जो इनके रिमेन्स रह जाते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के जब रिमेन्स रह जाते हैं, तो रॉक लेयर के नीचे ये ट्रैप्ड हो जाते हैं, मतलब ये बंध जाते हैं, वहीं दब जाते हैं। तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। तो इसका मतलब क्या हुआ, पेट्रोलियम। तो रॉ फॉर्म में पेट्रोलियम यूजलेस है, मतलब हम इसका रॉ फॉर्म में इसका हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन रिफाइनिंग करके हम इस फ्यूल्स को, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हम इससे बना सकते हैं। तो इसकी कैसे ओरिजिन होगी, कैसे बनेंगे ये सब, तो ऐसा माना जाता है कि जो पेट्रोल है वो डेड मैरीन प्लांट्स एनिमल्स के मतलब जो सैंड और मड है, सैंड और मड के नीचे जब ये प्लांट्स, मैरीन प्लांट्स और एनिमल्स जब ये दब गए तब ये बने थे। तो ग्रेट हीट और प्रेशर मिलने के बाद उनकी बॉडीज धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। किसकी, मैरीन प्लांट्स और एनिमल्स की। तो अब कैसे मिले फिर हमें, ऑक्यूरेंस कैसे हुई इनकी, तो पेट्रोलियम बहुत अर्थ की क्रस्ट के बहुत ज़्यादा नीचे से हमें वो मिलता है और इसको खोद कर निकाला जाता है, मतलब खुदाई इसकी करनी पड़ती है। जो ऑयल वेल्स होते हैं, तेल के जो कुएं होते हैं, उनकी खुदाई करके इसको पेट्रोलियम को निकाला जाता है। लेकिन जो ऑयल वेल्स होते हैं ये भी हार्ड रॉक के नीचे होते हैं, ठीक है। जो इसका जो डार्क कलर होता है, डार्क कलर होने की वजह से पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑयल, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल कहाँ पर मिला था, पेनिसिल्वेनिया में ये मिला था, यूएसए में 1859 में। और इंडिया में ऑयल वेल्स कहाँ मिले, असम और गुजरात में, मुंबई के ऑफशोर में और रिवर्स डेल्टा में, यानी कि गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पे हमें भी ऑयल वेल मिले हैं। इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर रिक्वायर्ड ज़्यादा है और इधर से प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, अरेबियन कंट्रीज से ये इंपोर्ट किया जाता है, मतलब कि मंगवाया जाता है वहाँ से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया क्रूड पेट्रोलियम यूजलेस है, तो उसको यूजलेस करने के लिए इसको रिफाइनिंग करी जाती है। तो कैसे होती है रिफाइनिंग, तो क्रूड ऑयल बहुत सारे हाइड्रोकार्बन से बनता है और हर एक का अपना अपना एक बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। जब इसको डिस्टिल किया जाता है तो ये अलग अलग टेम्परेचर पर ये अलग मतलब सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 400 डिग्री सेल्सियस पर है, तो हमें क्या मिला है, 370 डिग्री सेल्सियस पर तो इंडस्ट्रियल ऑयल फ्यूल ऑयल मिला है, 300 डिग्री सेल्सियस पर हमें डीजल मिला है, 200 डिग्री सेल्सियस पर हमें केरोसिन मिला है और 15 डिग्री सेल्सियस पर गैसोलीन, 20 डिग्री पर पेट्रोलियम गैस। तो डिफरेंट यहाँ पर ये टेम्परेचर हो गए हैं और आप देखिए नीचे कितना ज़्यादा हीट है, कितना ज़्यादा रेड कलर का हो रहा है, फिर धीरे धीरे वो ठंडा होता चला गया और उसी की कंडीशंस पर, उसी के डिफरेंट पॉइंट पर हमें डिफरेंट फ्यूल्स मिलते हैं। तो फिर इसको इस तरीके से जब हम सेपरेट करते हैं इनको, तो इसको फ्रैक्शन बोला जाता है और इस मेथड को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको बोला जाता है। तो रिफाइनिंग क्या है, ऑयल रिफाइनरी में क्या जाता है, ऑयल रिफाइनरीज में रिफाइनिंग की जाती है, यानी कि क्रूड ऑयल सबसे पहले फर्नेस एक तरीके की भट्टी होती है, उसमें इसको हीट किया जाता है और फिर इसको वेपर में टर्न किया जाता है और इस वेपर में टर्न होने के बाद इसको एक डिस्टिलेशन टावर के अंदर इसकी एंट्री करी जाती है। जब ये जैसे जैसे ये ऊपर होता जाता है, टेम्परेचर इसका कम होता जाता है, देखिए जैसे जैसे ये ऊपर होता गया इसका टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। और फिर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स वेरियस हाइट्स, जैसी हाइट्स पर चले जाते हैं उसी तरीके से यूजफुल प्रोडक्ट्स वो कंडेंस कर लिए जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब डिफरेंट टेम्परेचर जैसे जैसे इसको मिलता है उसी तरीके से ये कंडेंस कर लिए जाते हैं, ठीक है। ये इसमें ये है गैस है, इतनी बॉइलिंग रेंज पर हमें कौन सी गैस मिलती है जिसका हाउस होल्ड में यूज़ किया जाता है, गैसोलीन का यूज़ मोटर स्पिरिट में किया जाता है, केरोसिन जिसमें का इतना टेम्परेचर होता है उसका यूज़ कुकिंग, लाइटिंग, लैंप्स में किया जाता है, गैस ऑयल, डीजल का इतने टेम्परेचर पर 250 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस पर यूज़, गैस ऑयल का यूज़ किस में किया जाता है, डीजल का ट्रक्स, ट्रैक्टर, रेलवे इंजन में इनका यूज़ किया जाता है। ल्यूब्रिकेंट ऑयल का जो कि 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, ल्यूब्रिकेंट ऑयल, वैसलीन, पैराफिन वैक्स और एस्फेल्ट, इनका यूज़ किस में किया जाता है, ल्यूब्रिकेंट्स में, ऑइंटमेंट्स में, कैंडल्स में और रोड सरफेसिंग में इसका यूज़ किया जाता है। रोड सरफेसिंग मतलब रोड को चमकदार बनाने के लिए। कोयल क्या होता है, कोयल भी एक दूसरा फॉसिल फ्यूल है और ये भी किससे ऑब्टेन होता है, ये भी अर्थ की मतलब अर्थ की सरफेस पर हजारों साल पहले उसके नीचे जो लेयर होती है अर्थ की
अर्थ के नीचे की जो लेयर होती है बहुत मिलियनों साल की वाली, वहां पर जो डेड वेजिटेशन है, वेजिटेशन मतलब वनस्पति से पेड़ पौधे जो होते हैं, जब उनके रिमेन रह जाते हैं वहां से हमें कोयल मिलती है। लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले प्लैनेट कैसा था, उस पर बहुत घने जंगल से थे और जो स्वैम्पी लैंड्स थी, मतलब दलदली सी लैंड्स थी। नेचुरल इवेंट्स आए, नेचुरल इवेंट जैसे कि फ्लूड्स और अर्थक्वेक्स वगैरह आए। जब अर्थक्वेक्स और फ्लूड आए तो ये जो फॉरेस्ट थे ये सोइल के नीचे दब गए और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया जो मोर सोइल डिपॉजिट, जो सोइल थी वो डिपॉजिट हो गई टॉप पर और जो डेड प्लांट्स थे वो हैवी प्रेशर और हीट में उसमें बदल गए और उसके बदलने से फिर वहां पर फिर क्या हुआ, फ्यूल कोयल वगैरह हमें प्रोवाइड हुई। ठीक है, तो जैसे जैसे जिसकी गहराई बढ़ती चली गई प्लांट भी कोयल में बदलता चला गया। तो इस जो डेड वेजिटेशन का जो कन्वर्सेशन का प्रोसेस है, यानी कि डेड वेजिटेशन जैसे जैसे बदल रही है, जैसे जैसे टाइम उसको गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे उसका प्रेशर और टाइम बढ़ता जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग कोयल बदलता जा रहा है। तो इसको कार्बनाइजेशन बोला जाता है, क्योंकि अब ये जो कोल होती है ये कहाँ से निकाली जाती है, कोयले की खानों से इसको निकाला जाता है। कोयल के अंदर क्योंकि कार्बन होता है ना, इसलिए कोयल के अंदर वैसे तो कार्बन ही होता है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन भी इसके अंदर होते हैं। कार्बन डिपेंड करता है इनके कंटेंट पर। तो कार्बन के अंदर क्या चीज कितने परसेंट है उसके डिपेंड पर कार्बन कोल को डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले आता है एंथ्रेसाइट। इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बन होता है, लगभग 96% कार्बन एंथ्रेसाइट के अंदर होता है। ये सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला कोल होता है। बिटुमिनस कोयल, इसके अंदर 60% कार्बन होता है। लिग्नाइट के अंदर 50% कार्बन होता है। ठीक है, तो अब कोल के क्या यूजेस हैं? देखिए, कोल का यूज सबसे पहले तो थर्मल प्लांट में जनरेट इलेक्ट्रिसिटी से, थर्मल प्लांट में इसका यूज किया जाता है। थर्मल प्लांट में इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, और इंडस्ट्रियल फ्यूल में इसका यूज किया जाता है। गांव में तो आज भी कोयल का यूज किया जाता है खाना बनाने के लिए भी, है ना। कोयल प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल, जिसका बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किया जाता है, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। इंडिया में भी कोयल को रिजर्व ऐसे एरिया है जहां पर इसको रिजर्व किया जाता है, जैसे कि झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है और छत्तीसगढ़ में इसको रिजर्व किया जाता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयल, जो डिस्ट्रक्टिव मतलब बेकार, जो बेकार वाला चीज़ें होती हैं उसको कैसे करा जाता है, यानी कि जैसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे हम अलग करेंगे पेट्रोलियम से, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से उसको अलग करा जाता है। और इस प्रोसेस में कोल को क्या किया जाता है, कोल को हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देकर 1000 डिग्री सेल्सियस पर, एयर की एब्सेंस में, यानी कि एयर वहां पर नहीं होनी चाहिए। तब जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कोक, कोल गैस, कोल तार और कुछ केमिकल्स जो हैं, कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो अब इसको कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने पर हमें क्या मिलेगी? सबसे पहले तो कोक मिलेगी। ये रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर हीटिंग, गर्म करने के बाद जो बचता है उसे कोक बोला जाता है। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, ये बिना धुएं के जलता है ना। इट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइज ऑफ मेटल्स इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में मेटल्स के ऑक्सीडाइज को रिड्यूसिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये प्रोड्यूसर गैस बनाने में भी, जब एयर इसमें गुजारी जाती है तब जो प्रोड्यूसर गैस बनती है उसको बनाने में यूज किया जाता है। वाटर गैस बनाने में वाटर गैस के प्रोड्यूसिंग में इसके हेल्प मिलती है। कब? जब स्टीम पास की जाती है उसमें से। तो कोल गैस कैसे बनती है? पहले इसका यूज लाइटिंग में किया जाता था, लेकिन अब इसका यूज हीटिंग और कुकिंग में इसका यूज किया जाने लगा कोल गैस का। कोल तार क्या होता है? एक मोटा सा काले रंग का लिक्विड होता है जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और लगभग 200 यूजफुल सब्सटेंसेस इससे मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे रिसीव होते हैं? कोल तार से रिसीव होते हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो जब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो क्या मिलते हैं? तो हमें बेंजीन मिलती है, टॉल्यूइन मिलती है, फिनोल और नेफ्थलीन मिलती है। तो इनका किस चीज में यूज किया जाता है? इंसेक्टिसाइड्स में। इंसेक्टिसाइड्स मतलब कीड़े वगैरह को मारने में इसका यूज किया जाता है। मोथ रिपेलेंट बॉल्स, मोथ मतलब कीड़े मारने वाली गोलियां जो होती है, इसे नेफ्थलीन की गोलियां भी बोला जाता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स में, एक्सप्लोजिव में, पेंट्स और डाई करने में, प्लास्टिक्स और परफ्यूम्स में भी इसका यूज किया जाता है। वाटर गैस, जब वाटर
कि स्टीम रिएक्ट करती है हॉट केक के साथ यानी कि 1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। इस मिक्सचर को ही वाटर गैस बोला जाता है, यानी कि कार्बन और वाटर के आपस में मिलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो इसको वाटर गैस इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोक को सबसे पहले 1000 डिग्री सेल्सियस पर उसमें एयर ब्लो करके उसको गर्म किया जाता है, और उसके बाद उसमें से फिर एयर रिमूव कर दी जाती है और फिर उसके अंदर स्टीम डाली जाती है ना। तो इस एक पहले एयर डालना और फिर उस एयर हटाकर फिर उसके अंदर स्टीम डालनी, तो इस अल्टरनेट यूज को स्टीम रन इसको बोला जाता है, और इससे फिर वाटर गैस प्रोड्यूस होती है। कोल गैस कैसे बनती है? बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्टिलेशन का डिस्ट्रक्ट कर देना, उसको हटा देना, है ना। कोल के डिस्टिलेशन का डिस्ट्रक्ट कर देना कोल गैस बनती है। टेम्परेचर इसके चेंज 1000 से 1200 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है जब उसको चेंज किया जाता है। इस टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। वो चेंज कब होगा? जब उसके अंदर सिलिका की ब्रिक्स, एक ऐसी जगह में होता है जहाँ पर सिलिका की ब्रिक्स लगी हुई होती है, वहां पर ये ऐसे चेंज होता है इसका टेम्परेचर। प्रोड्यूसर गैस कैसी होती है? जब एयर ब्राउन ओवर रेड हॉट कॉक, है ना, जब एयर ब्लाउन होती है मतलब जब एयर जलती है, कब? रेड हॉट कॉक और कार्बन मोनोऑक्साइड के मिक्सचर से और नाइट्रोजन साथ में, इन तीनों के मिक्सचर से प्रोड्यूसर गैस बनती है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस किससे बन रही है? कोक से बन रही है, एयर से बन रही है, नाइट्रोजन से बन रही है, तब ये प्रोड्यूसर गैस है। अच्छा, प्रोड्यूसर गैस में क्या स्पेशलिटी है? ये जल्दी से जलती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन जो है नॉन कंबस्टिबल होते हैं, यानी कि जो जल्दी से जलती नहीं है उसको। नेचुरल गैस कैसी होती है? कोल और पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस भी दूसरा इंपॉर्टेंट फ्यूल होता है, और ये अर्थ क्रस्ट के डीप में ये मिलता है, और ये भी पेट्रोलियम की तरह ही लिया जाता है, निकाला जाता है, और इसको कैसे स्टोर किया जाता है? प्रेशर से स्टोर किया जाता है, यानी कि सीएनजी की तरीके से इसको, मतलब प्रेशर कैसे किया जाता है? प्रेशर डालकर इसको स्टोर किया जाता है, और इसको सप्लाई कैसे करते हैं? जैसे सीएनजी का सप्लाई करते हैं, नेचुरल गैस को भी इसी तरीके से सप्लाई करते हैं। क्या फायदे हैं इसके? नेचुरल गैस एक तो नेचुरल गैस कम पोल्यूशन करती है, इसलिए इसको क्लीन फ्यूल इसको बोला जाता है। इसको स्टोर कर सकते हैं और इजीली कहीं भी ले जाया जा सकता है। पाइपलाइन से भी इसको ले जाया जा सकता है, और दूर एरिया में भी इसको ले जाया जा सकता है, जैसे कि गुजरात हुआ, दिल्ली के कुछ एरिया हुए, है ना। और दूसरा, ये चीपर है, पेट्रोल के कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता है, मंदा है ये। यूज क्या है नेचुरल गैस का? कॉमनली यूज बस, ट्रक्स और ऑटो रिक्शा में किया जाता है, और ये इंडस्ट्रियल फ्यूल, इट आल्सो सर्व्स एज एन इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी इसको सर्व किया जाता है। ये रॉ मटेरियल भी है बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और दूसरे केमिकल के लिए। कहाँ से कैसे मिलता है ये? इंडिया में मिलता है नेचुरल गैसेस, इसके भंडार है नेचुरल गैसेस के, जो कहाँ पर मिलते हैं? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्ण गोदावरी में भी इसके डिपॉजिट्स हैं, यानी कि भंडार है। तो क्या रोल है इसका आज के मॉडर्न डेवलपमेंट में? एनर्जी का क्या रोल है? तो एनर्जी का बहुत ही बड़ा रोल है आज के टाइम में। हमारी जितनी भी जो भी हमारी लाइफ है, इंडस्ट्रीज है, ये इस पर डिपेंडेड है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट रूल ये हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की नीड है। किसके लिए? मशीन वगैरह चलाने के लिए, कोल, डीजल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के लिए इनका यूज किया जाता है। एजुकेशन और रिसर्च में भी इनका यूज किया जाता है, बिना इसके एजुकेशन रिसर्च होना पॉसिबल नहीं है। एग्रीकल्चर में भी, जैसे कि ट्रैक्टर, ट्यूबवेल्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर में भी इसका यूज किया जाता है इन एनर्जी का। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी, जैसे ट्रेन, बसेस, प्लेन्स और कम्युनिकेशन सिस्टम जो होते हैं, उनमें भी फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। फूड प्रोसेसिंग में भी, जैसे कि जो कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स हैं और फूड प्रिजर्वेशन में भी एनर्जी की रिक्वायर होती है। डोमेस्टिक सेक्टर एनर्जी, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा कंफर्ट, एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, इसकी वजह से ही
और जो आजकल लाइफ है इसके बिना तो इमेजिन ही नहीं कर सकते, बिना पावर के, मतलब लाइट नहीं है तो उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते अब आज के टाइम पर। कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, तो एनर्जी के संकट, एनर्जी के ऊपर भी एक संकट आ सकता है। एनर्जी का क्या संकट है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, यानी कि इसकी अगर कमी हो जाएगी तो क्या दिक्कत होगी। क्राइसिस मतलब संकट एक तरीके से। तो हमें पता ही है कि एनर्जी की इंपॉर्टेंस कितने ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है इसकी सप्लाई भी कम होती जा रही है। और सिटीज और इंडस्ट्रीज में तो इसकी रिक्वायरमेंट दिन पर दिन, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल की दिन पर दिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एनर्जी का प्रोडक्शन लेकिन हमेशा के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, और एक टाइम ऐसा होगा जब इसकी सफिशिएंट, इसका कम पड़ जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसकी कमी को, एनर्जी की कमी को एनर्जी क्राइसिस बोला जाता है। सो फ्यूल की कमी को, है ना, क्या बोला जाता है, एनर्जी, यानी कि एनर्जी की कमी जब हो जाएगी तो उसको एनर्जी क्राइसिस उसको बोला जाता है। तो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस, कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस वर्ल्ड में एनर्जी के ऐसे मेन सोर्स हैं, ये नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, जो कि हमें पहले ही पता चल चुका है कि जो फ्यूल्स हैं ये लिमिटेड है और ये हमेशा के लिए खो सकते हैं, मतलब हम हमेशा के लिए इसको खो सकते हैं इसको यूज करने के बाद। इन फ्यूल्स का दिन पर दिन यूज ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रीज और हाउस होल्ड्स में इनका दिन पर दिन यूज बढ़ रहा है। अगर ये इसी तरीके से इनका यूज बढ़ता चला जाएगा तो ये एक्सहॉस्टेड हो जाएंगे, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे। तो राइजिंग एनर्जी कंजप्शन विद पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ अप्लायंसेस भी बढ़ रहे हैं, यानी कि जो बिजली वाले सामान है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, टेलीविज़न है, व्हीकल्स हैं, इन सब की डेली नीड्स बढ़ती जा रही है। नई बसें, ट्रेन, प्लेन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनको फ्यूल चाहिए होता है। तो एनर्जी का जो वेस्ट है, कई तरीकों से एनर्जी बहुत सारे तरीकों से वेस्ट हो रही है ना। इस वेस्ट के कंट्रीब्यूट, इस तरीके से अगर वेस्ट होगा तो एक कमी हो जाएगी। हमें इसको बचाना है, रिसाइकलिंग करना है, इस वेस्टेज को, इसको वेस्ट होने से हमें इसे बचाना है। प्रिवेंटिंग एन एनर्जी क्राइसिस, तो एनर्जी क्राइसिस को हम कैसे बचा सकते हैं। इमेजिन करिए अगर एक दिन के लिए लाइट ना रही तो हमारे सारे काम रुक जाएंगे, ना हमें पानी मिलेगा, ना हमारे कपड़े प्रेस होगी, ना हमारा खाना ढंग से, गर्मी भी, अगर गर्मियों के टाइम पर तो कूलर, पंखे, एसी सब रुक जाएंगे, तो बिल्कुल पॉसिबल से एकदम जिंदगी एकदम ठप सी हो जाएगी। तो इसलिए हमें कुछ करने चाहिए जिससे कि हम इसको, एनर्जी को, सोर्स को, इसको बचा सकें, है ना। तो एनर्जी को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब हमें लाइट की जरूरत हो, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस की जब हमें यूज ना करना हो तो उनके स्विच बंद कर देने चाहिए। रिड्यूसिंग द फ्लेम वाइल कुकिंग, कवरिंग यूटेंसिल्स, जब खाना बनाए तो उसे ढककर बनाए और जब उसका यूज करना हो तो उसको बंद कर दीजिए फ्लेम को। सोलर डिवाइस का यूज करिए हीटिंग और कुकिंग में, है ना। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज़्यादातर कोशिश करिए कि अपने प्राइवेट व्हीकल को यूज़ ना करके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे कि बस, ट्रेन वगैरह, उनका ज़्यादा यूज़ करिए। अदर यूजफुल मेजर्स इंक्लूड, दूसरे यूजफुल मेजर्स इंक्लूड करने चाहिए। CFLS और LED लैंप्स का यूज करना चाहिए, ये इलेक्ट्रिसिटी को इनमें कम इलेक्ट्रिसिटी लगती है, कम बिजली खर्च होती है। प्रेशर कुकर में खाना बनाना चाहिए जिससे कि टाइम और फ्यूल दोनों बचे, है ना। यूजिंग स्मोकलेस चूल्हाज, चूल्हा ऐसे यूज करने चाहिए जो कि जिसमें कम धुआं निकले, जैसे कि कोल, केरोसिन या वुड, जहां पर कोल, केरोसिन या वुड का यूज किया जाता है, मतलब ऐसे चूल्हा का यूज करना चाहिए जहां पर कम धुआं निकले। सोकिंग पल्सेस, पहले दाल बनाने से पहले उसको भिगो देना चाहिए, दाल भिगोने से वो जल्दी बन जाती है ना, टाइम भी बचता है। जब खाना बनाए तो उसको, बर्तनों को ढककर बनाए जिससे से एनर्जी सेव होती है, ठीक है। आगे है हमारी एक्सरसाइज, अब हमारी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, तो बायोगैस, इसका कौन सा आंसर सही है, बायोगैस, फॉसिल फ्यूल नहीं है, बाकी कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये बायोगैस है। विच गैस इज ओपन व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट, तो वाटर गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी फ्यूल, इसका डीजल है। सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन नेवर बी एक्सहॉस्टेड, तो inexhaustible. Which of the following is an inexhaustible, तो इसमें है विंड एनर्जी। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन कोल, कोक, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कोक है, उसके बाद एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, ओके। विच फ्यूल इज यूज इन व्हीकल एज CNG, तो CNG में नेचुरल गैस की यूज होती है। फिर इन द ब्लैंक्स, फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स,
इसमें क्या आएगा हमारा, फॉसिल। ओके, फॉसिल फ्यूल्स आर मेनली मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के ये बने हुए रहते हैं। गैस रिलीज व्हेन फॉसिल फ्यूल्स बर्न इज कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। द अमाउंट ऑफ हीट बर्निंग ऑन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स इग्निशन वैल्यू। ठीक है, इसमें है पेट्रोलियम है, रिलीज बनी, नहीं, इसमें आएगा, इसमें है कैलोरीफिक वैल्यू आएगा यहाँ पर, ये कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, तो इसमें आएगा हमारा कैलोरीफिक में हो गया है ये हमारा इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, इज कंसिडर्ड अ क्लीनर फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल। तो CNG कम बेटर है इसमें, इनके कंपैरिजन में। तो बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ आएगा हमारा ऑर्गेनिक मैटर। कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और ये renewable sources of energy. Fuel can be classified gas, solid, liquid and gas. is a thick mixture है पेट्रोल। ठीक है, इसमें आएगा हमारा पेट्रोलियम। Petroleum is also known as black gold. The process of separating crude, fractional distillation, और कौन सा ऑयल है, क्रूड। ओके, क्रूड ऑयल इज अनरिफाइंड। नेक्स्ट है हमारा राइट फॉर ट्रू और फॉर फॉल्स। नेचुरल गैस इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लीन फ्यूल। दिस इज नेचुरल गैस क्लीन फ्यूल है, दिस इज ट्रू। ठीक है, ये कैसा है हमारा, दिस इज ट्रू। सेकेंड है वुड हैज हायर इग्निशन टेम्परेचर देन, ट्रू, क्योंकि बहुत ज़्यादा हायर इग्निशन टेम्परेचर का मतलब है बहुत ज़्यादा उसको टेम्परेचर देंगे तब जाकर वो जलेगी, तो ये बिल्कुल सही बात है। पेट्रोल इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, नो, दिस इज फॉल्स। एंड इज लोवेस्ट क्वालिटी, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है डीजल इज यूज प्राइमरी, सेकेंडरी है ये, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। Coal gas is produced by destructive distillation of coal. This is also distillation. Yes, this is true. Water gas is a mixture of hydrogen and carbon. Yes, this is true. Petroleum. Yes. Petroleum is sometimes called. This is true. और फिर है ये सोलर एनर्जीज एक्सहॉस्टिबल सोर्सेज, नहीं, ये इनएक्सहॉस्टिबल सोर्सेज हैं, तो दिस इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैचिंग द वर्ड्स इन कॉलम A एंड B। तो एंथ्रासाइड है हमारा बेस्ट क्वालिटी कोयल। कोलर तार यूज इन रॉड्स एंड पेंट्स, कोल तार का। प्रोड्यूसर गैस मिक्सचर ऑफ CO and 2। LPG क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग। डीजल यूज इन ट्रक्स एंड बसेस। कोक प्योर कार्बन स्मोक्स फ्यूल। ओके, ये सेम टू सेम है। नेक्स्ट है डिफाइन, व्हाट इज डिफाइन अ फ्यूल। अ फ्यूल इज अ सब्सटेंसेस विच ऑन बर्निंग हीट एंड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जब किसी भी फ्यूल के 1 ग्राम जलने पर जो हीट का अमाउंट होता है वो उसकी वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू उसको बोला जाता है। इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके मिलने पर वो हीट और लाइट देना शुरू करता है, यानी कि वो जलना शुरू कर देता है, वो होता है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। नेम एनी 2 एक्सहॉस्टिबल सोर्सेज, तो ये है कोल एंड पेट्रोलियम, और फॉसिल कोल एंड
नेचुरल गैस। नेक्स्ट है हाउ इज नेचुरल गैस फॉर्म। तो नेचुरल गैस कैसे बनती है? ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन बनती है, यानी कि जब हजारों मिलियनों साल तक जब ये जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये ब्रीड हो जाते हैं अर्थ की सरफेस के नीचे, तो उसके डिकम्पोजिशन से जो गैस बनती है वो नेचुरल गैस बनती है। 3 टाइप्स ऑफ कोल, इसका एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट और बिटुमिनस, ये 3 कोल होते हैं। स्टेट 2 यूजेस ऑफ कोल तार। तो कोल तार के यूजेस हैं रॉड्स और पेंट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है कोल तार का। नेक्स्ट है हाउ इज प्रोड्यूसर गैस फॉर्म्ड। तो प्रोड्यूसर गैस कैसे बनती है? ठीक है, प्रोड्यूसर गैस बनती है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से, हमारी प्रोड्यूसर गैस बनती है। मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस सबसे पहले तो ये बहुत कम इसका पोल्यूशन होता है ना, लेस पोल्यूशन है कंपैरिजन टू कॉयल और पेट्रोलियम के। ओके, दूसरा है ये बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है और ये इसके यूजेस है और इसको स्टोर करना भी ईजी है। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में फर्स्ट है लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। तो आइडियल फ्यूल कौन सा होता है? जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है और जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है वो, और पॉल्यूशन भी जिसका लेस होता है, वो होता है हमारा आइडियल फ्यूल होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सहॉस्टेबल और इनएक्सहॉस्टेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो एक्सहॉस्टेबल सोर्सेज वो होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं, जिनको दोबारा से रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है एंड विल इवेंचुअली रन आउट। ठीक है, जबकि जैसे कि इसका एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम। और इनएक्सहॉस्टेबल सोर्सेज कौन से होते हैं? जिसको जो दोबारा से रिन्यूएबल किया जा सकता है, सोर्स लिमिटेड नहीं है, जैसे कि सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। ओके, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। सॉलिड के एग्जांपल वुड, कोल। सॉलिड के एग्जांपल है वुड, कोल, और लिक्विड के एग्जांपल है एलपीजी और लिक्विड पेट्रोल और डीजल। लिक्विड में है पेट्रोल और डीजल और गैसेस में है नेचुरल गैसेस और सीएनजी। नेचुरल गैसेस सीएनजी का ही फॉर्म है, नेचुरल गैसेस और एलपीजी, ये इसका गैसेस के फॉर्म है। राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी फ्यूल्स एंड प्रोसेस्ड फ्यूल्स। प्राइमरी फ्यूल्स वो होते हैं जो कि हमें नेचर में जिस फॉर्म में वो है उसी फॉर्म में हम जिसको ऑब्टेन कर सकते हैं, मिल सकते हैं हमें, जैसे कि क्रूड ऑयल है, वुड है, ये हमारा प्राइमरी सोर्सेज है। और जो प्राइमरी सोर्सेज के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसको कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या और कुछ प्रोसेस के से कुछ दूसरे बनाए जा सकते हैं फ्यूल्स, दूसरे फ्यूल्स बनते हैं, यानी कि प्राइमरी फ्यूल्स के डेरिवेटिव से ही जो फ्यूल्स बनते हैं वो प्रोसेस फ्यूल्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल वगैरह। ओके, नेम द यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाता है। स्टेट द यूजेस ऑफ कोल। तो स्टेट द यूजेस ऑफ कोल, इसका क्या यूज है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी में है, इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज किया जाता है, और इसका जो पेट्रोलियम है एलपीजी वगैरह बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, और कोल का इलेक्ट्रिसिटी में और मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी में यूज किया जाता है, और किस में यूज किया जाता है? ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, और जो ये नेम द यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से क्या चीज़ यूजफुल प्रोडक्ट्स इससे मिलते हैं? जैसे कि पेट्रोल है, जैसे कि पेट्रोलियम में पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल है और डीजल है। ठीक है, डीजल है। ठीक है, हाउ आर डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम सेपरेटेड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम पेट्रोल के सेपरेटेड फ्रैक्शंस डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक मेथड है जिसके अंदर डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं और उससे हम इसको अलग कर सकते हैं। ओके, अब है इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट है हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में एक्सप्लेन द
प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। इसमें पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो इसका भी वही प्रोसेस होता है, लेकिन जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स, जो डेड मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैरीन ऑर्गेनिज्म यानी कि जो समुद्र के अंदर के और प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनके वो जब ब्यूरिड हो जाते हैं और हज़ारों सालों बाद उन पर प्रेशर वगैरह, हीट प्रेशर वगैरह के से पेट्रोल बन जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक ये प्रोसेस भी पूछा गया है यहाँ पर, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो इन दोनों के क्वेश्चन का आंसर डीपली यहाँ से इजीली मिल जाएगा हमारा पेट्रोलियम का। इसमें ये यहाँ पर है, देखिए ये हुआ डिस्टिलेशन ऑफ कोल हुआ, और यहाँ पर है ये देखिए पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रोलियम का वही जो मैंने अभी आपको बताया है, इसमें यहाँ पर कि क्रूड पेट्रोलियम इज अ थिक मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्रिएटेड फ्रॉम मैरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन सीज मिलियंस ऑफ ईगर्स। ठीक है, और फिर इनके जो रिमेन्स रह जाते हैं उनको रॉक लेयर्स के नीचे ट्रैप कर लिया जाता है, मतलब उनको वहीं बांध लिया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम हुआ, और इसके ऑक्यूरेंस डिफाइनिंग पेट्रोलियम, तो क्रूड ऑयल कंसिस्ट ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये यहाँ तक हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज नेचुरल गैस फाउंड इन इंडिया। तो कहाँ पर और व्हाई इज इट कॉल्ड अ क्लीन फ्यूल। तो नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, मुंबई और गुजरात में ये मिलती है। और इसको क्लीन फ्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कंपैरिजन टू अदर गैसेस, एक तो ये फ्रेंडली है, मतलब इको फ्रेंडली है ये, और दूसरा ये चीप भी है। ठीक है, कंपैरिजन टू पेट्रोल वगैरह के। तो स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG ओवर पेट्रोलियम। तो स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG ओवर पेट्रोल। तो CNG क्या है, एक नेचुरल गैस ही है जो कि बहुत कंपैरिजन में, पेट्रोल के कंपैरिजन में चीप भी है और इको फ्रेंडली भी है, और ये अवेलेबल भी है। ठीक है, तो इसलिए पेट्रोल से ज़्यादा सही है CNG का यूज़ करना। व्हाट मेजर कैन बी टेकन टू प्रिवेंट एन एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस का मतलब होता है जो एनर्जी का जो संकट है, जो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एनर्जी खत्म हो जाएगी, उसको क्राइसिस बोलते हैं। तो इसको प्रिवेंट के लिए हमें क्या कर सकते हैं, इसके प्रिवेंट के लिए देखिए, जब हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जब हमें यूज़ नहीं करना होता है, तब उनके स्विच को हमें ऑफ कर देना चाहिए। और दूसरा, जो हम यूज़ करते हैं, हमें गैस वगैरह पर ही अपना खाना बनाना चाहिए, दाल को बनाने से पहले भिगो देना चाहिए। तो इस तरह के छोटे छोटे यूजेस हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं कि इनको अपना कर कि, और जब ज़रूरत ना हो तब उसको बंद कर दो। ठीक है, और इस तरीके से हम एनर्जी को क्राइसिस होने से बचा सकते हैं। ज़्यादातर हमें उस एनर्जी का यूज़ करना चाहिए जो कि रिन्यूएबल है, जिसका हम दोबारा से सोलर एनर्जी का हमें यूज़ करना चाहिए। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो हमें नेचर से ही, नेचुरल फॉर्म में ही हमें वो ये मिलते हैं, नेचुरल फॉर्म में हमें ये मिलते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल है, वुड है, कोल है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स ही हैं। और ये कैसे बनते हैं, ये वही हज़ारों साल तक वो ऑब्टेन्ड डिकेइंग डेड प्लांट्स एनिमल्स के ब्यूरिड होने से जो रिमेन रह जाते हैं, उनसे ये हमें मिलते हैं। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब किसी भी फ्यूल के 1 ग्राम जलने पर जो हीट का अमाउंट हमें मिलता है, वो हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल क्या होता है, जो कि इजीली अवेलेबल हो और इको फ्रेंडली हो। दूसरा, जो लेस चीप, जो कि लेस एक्सपेंसिव हो, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं हो, है ना, और जो हमारे पोल्यूशन को भी ज़्यादा ख़राब नहीं करता हो, तो वो होता है एक गुड फ्यूल, और इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता हो, स्टोर किया जा सकता हो। ओके, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स के क्या एडवांटेजेस हैं, देखिए, इससे खाना जल्दी बन जाता है, कोई भी काम जो घंटों का होता है वो मिनटों में हो जाता है,
तो ये हमारे एडवांटेजेस है, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इसके यूज़ करने से जो पोल्यूशन है वो ख़राब हो रहा है, और ये इसका जो ये लिमिटेड है, विल इवेंचुअली रन आउट है, ठीक है, यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट इज़ पेट्रोलियम? तो ये पेट्रोलियम भी का भी वही आंसर है जो मैंने इसका बताया है, पेट्रोलियम, इसका आंसर सेम है। तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।